क्या शांति भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उसे ऊर्जा महाशक्ति बना सकता है? भारत 2047 तक अपनी स्वतंत्रता का 100 वर्ष पूरा करेगा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया। अब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बढ़ती क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों के बीच क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। अब ऐसे में शांति एक्ट दोहन एमिशन को कम करेगा, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के नए अवसर भी प्रदान करेगा। शांति एक्ट में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो, इस एक्ट को लाने का मेन पर्पस न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को आधुनिक, स्वच्छ व सतत ऊर्जा सुरक्षा तथा निवेश के लिए आकर्षित बनाना है। सवाल ये उठता है कि जब भारत में पहले से ही परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 मौजूद थे, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे का कारण ये कि ये दोनों ही एक्ट रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करती थी। जहां एक तरफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 सरकार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करती थी, वहीं सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 सप्लायर्स पे उनकी लाइबिलिटी को फिक्स कर देती थी। अब ऐसे में क्या होता था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और प्राइवेट पार्टिसिपेशन दोनों ही डिस्करेज होते थे। भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा जहां कम कार्बन एमिशन करती है, 24/7 बेस लोड एनर्जी सप्लाई देती है, साथ ही फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करती है, और ये सभी भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट्स लाइक नेट जीरो एमिशन 2070, एक्सपेंशन ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी एंड रिडक्शन इन डिपेंडेंस इन कोल को पूरा करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शांति एक्ट लाया गया है और इसके तहत पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पहली बार इंडियन कंपनीज को न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण और संचालन की अनुमति दी गई है। और नेशनल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स के तहत एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी अनुमति दी गई है। तो पहले जहां सप्लायर्स को किसी भी परमाणु दुर्घटना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता था, अब इस एक्ट के तहत उसकी भूमिका को सीमित कर ऑपरेटर्स को मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। शांति एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन एईआरबी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को स्टैट्यूटरी वैधानिक दर्जा प्रदान करना है। ये रेगुलेटरी बॉडी लाइसेंस को जारी करना, सिक्योरिटी और सेफगार्ड्स के स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करना, निगरानी और निरीक्षण करना और आपातकालीन प्रबंधन करना जैसे कार्य। इस एक्ट में पब्लिक पार्टिसिपेशन के बावजूद गवर्नमेंट का कुछ सेक्टर में स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रहेगा, लाइक न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल जैसे माइनिंग, एनरिचमेंट और रिप्रोसेसिंग, हैंडलिंग ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज और नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक एसएमआरस, जनरेशन 4th रिएक्टर्स को बढ़ावा देने के साथ साथ मेक इन इंडिया के तहत इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए एडवांस न्यूक्लियर सिस्टम के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर भी जोर दिया गया। न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एनवायरनमेंट और उसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स को लेके हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। अब ऐसे में इस अधिनियम में
स्थानीय लोगों से परामर्श को महत्व दिया गया है और एनवायरमेंटल कंसर्न के शॉर्ट आउट के लिए EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को मैंडेटरी किया गया है। साथ ही IAEA के सेफ्टी और स्टैंडर्ड मानकों को भी मैंडेटरी किया गया है। आर्थिक परिदृश्य से इस एक्ट को देखें तो ग्रीन फंडिंग के कॉन्सेप्ट के तहत ग्रीन बॉन्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की फैसिलिटी दी गई है। कुल मिलाकर ये एक्ट क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देते हुए भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, पर्टिकुलरली वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी प्रोसेस को लेके, पब्लिक अवेयरनेस को लेके, लेकिन इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन और जनविश्वास पर निर्भर करेगी।